आयोग की सिफारिशों से देश में बढ़ेगा बवाल। कानून आयोग की सिफारिशों से जो सरकार ने निश्चित रूप से प्रस्तावित की है, नहीं तो ये सिफारिश आती नहीं। आयोग की सिफारिशों से देश में बदलेगा बवाल, बढ़ेगा बवाल। अब कैसे कोई उठाएगा आवाज, कैसे कोई पूछेगा सवाल। आज ये राजद्रोह के कानून में इसके जरिए तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष के गला घोटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और ज्यादा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सब इस सरकार इन सब चीजों में माहिर है। दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको जो 6 पहलू हैं मूल रूप से इस प्रस्ताव के को बताना चाहता हूं। मूल रूप से इसके बहुत ही घिनौने जो पहलू है, उसका नंबर 1 है, ये जो अभी स्थापित राष्ट्रद्रोह का कानून है उसको और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक और ज्यादा तकलीफ वाला, दर्दनाक बनाना चाहते हैं। और उसका एक तकनीक है कि जो नीचे दर्जे का दंड है उसको 3 साल से 7 साल करवा दिया गया है प्रस्ताव से। दूसरा, ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे अनभिज्ञ है पूरा देश। सरकार उच्चतम न्यायालय की 1 वर्ष पुरानी कार्रवाई से उसमें विस्तृत कई ऑर्डर हुए हैं जिनको बारे में मैं कुछ कोट करूंगा आपको वापस। ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसी प्रक्रियाओं के बाद जिसपे सीधा उच्चतम न्यायालय ने ये प्रकट किया अपना विश्वास और अपनी मंशा कि इस कानून को बंद किया जाए या इतना छोटा किया जाए, इतना कम प्रभावशाली किया जाए कि इसकी कोई दांत न बचे। तीसरा, एक मजाकिया चीज की गई है जो 60 साल से न्यायपालिका का कानून था, केदारनाथ 1962 का निर्णय 60 साल पुराना है। जो कानून बनाया गया था न्यायपालिका द्वारा, उसको प्रस्तावित किया है कि उसको अब विधायिका द्वारा बना दिया जाएगा। ये संशोधन, ये इम्प्रूवमेंट, ये सुधार बताया गया 60 साल बाद। इसलिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि चूहा नहीं, मैं कहूंगा भयानक राक्षस निकला है। चौथा, कोई भी ऐसा सेफगार्ड, सुरक्षा चक्र नहीं दिया गया कानून में जिससे कि उसके दुरुपयोग को कम हो, रोका जाए। और उसके दुरुपयोग के आंकड़े में भी आपको देने वाला हूं 2014 के बाद। पांचवा, बड़ा स्पष्ट रूप से कॉलोनियल एक मानसिकता का संदेश दिया गया कि हम उसी मानसिकता से शासक और प्रजा के बीच में दूरी रखेंगे और इस कानून द्वारा गणतंत्र की नींव को पर आक्रमण करेंगे, उखाड़ेंगे। क्योंकि गणतंत्र की नींव है स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष सोच, बोलचाल इत्यादि। और अंतिम बात ये बड़ा स्पष्ट है, एक संदेश दिया गया है विशेष रूप से चुनाव के पहले कि हम इसका वैसे ही एक तरफा, एक पक्षपात से ओतप्रोत दुरुपयोग करेंगे, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय के ये आपने वाक्य याद दिला दूं आपको, क्योंकि संस्थापित स्मृति को वापस जगाना आवश्यक है। It will be appropriate not to continue the usage of the aforesaid provision of law by the government. बल्कि इसको सुनकर असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया उस स्टेज तक पहुंच गई। जब असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया की स्टेज पहुंची थी तो कहा गया सरकार द्वारा कि अभी इसको नहीं सुनिए, हम इसको पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार का आपने परिणाम देखा है। आगे कहा उच्चतम न्यायालय ने, we hope and expect that the state and central governments will restrain from registering any FIR, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking 124A while the aforesaid provision is under consideration. तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, रोक दिया, इसका कानूनी मरण कर दिया था पिछले 1-1.5 साल से। उसके बावजूद ये किया गया है। क्यों?
क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है सरकार का 2014 के बाद। आंकड़े आपके समक्ष हैं। 2014 से 20 में लगभग 28 से 30% बढ़ोतरी हुई है इन केसेस। लगभग 550 से ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं इस अल्प समय में, 8 साल में। 12 फाइल किए गए हैं पेंडेमिक के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स इत्यादि के मुद्दों पे। 21 केस करे गए हैं पत्रकारों के विरुद्ध। उसमें कोविड के मुद्दे शामिल हैं, हाथरस गैंगरेप के हैं, नागरिकता के हैं इत्यादि। 27 केसेस हैं सिटीजनशिप एक्ट और रजिस्टर नेशनल रजिस्टर के विषय। हम जानते हैं कि करीब करीब उत्तर प्रदेश में 60% बेल याचिकाएं इस विषय में निरस्त हुई है। 60%। कई दर्दनाक भयानक उदाहरण आए हैं। जनवरी 2021 में 3 सेडिशन केसेस फाइल किए गए कई लोगों के विरुद्ध में, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में। शशि थरूर के विरुद्ध, राजदीप सरदेसाई के विरुद्ध, मृणाल पांडे के विरुद्ध, कौमी आवाज के जफर आगा के विरुद्ध, परेश नाथ कारवा मैगजीन के विरुद्ध, अनंतनाथ, विनोद जोश, बाद में विनोद दुआ के विरुद्ध, एल्गार परिषद, सिर्फ विरोध, गणतांत्रिक विरोध करने के लिए, सिर्फ अपनी आवाज उठाकर किसी चीज की निंदा करने के लिए। इस प्रकार के उदाहरण और बहुत हैं, लेकिन मूल जो प्रश्न उठता है, जिससे मैं अपनी बात अंत करूंगा, मूल प्रश्न 4-5 है। नंबर 1 कि क्या इस सरकार में हिम्मत, दम, धैर्य नहीं है कि वो इस कानून को हटा दे। इसके लिए अभियान हुआ है देश में। उच्चतम न्यायालय ने करीब अपना रखा है। गणतंत्र में इसको हटाने की बात क्यों नहीं करते, उल्टा उससे कहीं ज्यादा भयानक बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष आया है। दूसरा, 2014 के बाद बीजेपी की सरकारों ने ये क्यों तिगुना, दुगुना, इतना ज्यादा इसका उपयोग क्यों बढ़ा है, आंकड़े इतने क्यों बढ़े। तीसरा, क्या ये आगामी राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में एक और क्लू निकाला गया है, दुष्प्रभाव का, भय का, ताड़ना का, कंट्रोल फ्रीक का। चौथा, ये सिर्फ पक्षपाती रूप से विपक्ष के सेगमेंट्स के विरुद्ध क्यों इस्तेमाल और दुरुपयोग होता है। पांचवा, क्या ये कानून आयोग द्वारा एक तरीका निकाला गया है, एक घुमा फिरा के तरीका, एक ऊंचा नीचा तरीका, जिससे कि आप उच्चतम न्यायालय को एक प्रकार से अवहेलना करें और इस रूप से विपरीत करें जो देश की मंशा है उसके विपरीत हो। और अंत में कब ये कंट्रोल फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण की फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण से हर व्यक्ति, हर चीज, हर तबके को नियंत्रित करने वाली जो भावना है, वो सरकार कब ये कॉलोनियल मानसिकता को हटाएगी। ये हमारे प्रश्न है, ये हमारी निंदा है, ये हमारी भत्सना है आपके प्रति, क्योंकि ये एक काला दिवस है काले कानून के विषय में जो प्रस्तावित हुआ है। इस पर करेंगे आप संसद में हमारा बिल्कुल यही मंतव्य होगा जो मैंने यहाँ से कहा है। संसद में हमारा स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, मैंने आपको विस्तृत रूप से उसका एक एलिमेंट बताया है, मैंने क्यों, कब, कैसे सब कुछ बताया। विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ लेकर आने की कोशिश करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से आने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देश में एक बहुत ही व्यापक हिस्सा है जो शब्द हमारे बेशक आज हो, लेकिन हमारे उद्देश्य, हमारे जो हमने कहा है उसके सब्सटेंस से पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि काला कानून है, काला दिवस का कानून है। So, like you have pointed out earlier that the Attorney General categorically twice made a submission before the top court that the sedition law will be re-examined. So, isn't not a different step altogether with a separate wing of the government is saying? Alice in Wonderland said, "Words mean what I say they will." Remember Alice in Wonderland? Words
mean what I say then. So re-examine in this dictionary means we will re-examine and make it more draconian, more stringent. That's the dictionary of the BJP. The BJP lexicon has a special meaning to the word re-examine. They are not wrong. Of course it is re-examination. If I make a re-examination and convert a 7 years into death penalty, it's a re-examination. So they are right. You judge for yourself if this was a re-examination intended by the Supreme Court. And so how about those cases which are stayed earlier by the top court? What will happen? You see, everybody knows that ultimately these are unmeritorious cases. They are hollow cases. They are cases actuated by political and other malafide ulterior motives to harass and detain people. So even the prosecution knows that they will be ultimately released. But the real point is that the process is the punishment. Everybody knows that in our system, that process can take 3 to 6 months minimum if you are lucky. If you are slightly unlucky, it becomes 1 year. If you are a little more unlucky, 2 years. That's enough. 3 days is enough to ruin a person. 3 months is certainly enough to ruin a person. That is the only objective. मानहानि जैसा इसका भी इस्तेमाल करता है, मानहानि वाले जैसे मुकदमे में बहुत सारे लोगों को चुनाव में आप समझ लीजिए कि मानहानि में सबसे ज्यादा दंड कितना होता है? 2 years. आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष. यहाँ अभी बढ़ा के आपके नाक के नीचे 3 से 7 कर रहे हैं और सबसे ऊंचा इसमें जीवन काल. तो आप समझ लीजिए कि मानहानि तो इसके सामने छुआ लगेगा. और जिस प्रकार से आपका मंतव्य है दुरुपयोग करने का, उसमें तो आप इस चूहे को एक भयानक राक्षस बना सकते हैं. कानूनी मौसी बुनियादी कश्मीर से बात, इस वक्त कश्मीर में भी बहुत सारे कानून कालीन के अंदर. You are all experienced journalists. You forget lawyers, you forget law. You tell me a single instance of a 1 year offence where the person has a political affiliation of the opposition. 6 month offence. They take 6 seconds to arrest him. You know it better than I do. ED is ready to arrest you if you sneeze. It is doing it every day. How many times have you seen a group of persons, including ladies, for the last several weeks, I don't know how many weeks, giving details, gory details, thereafter FIR, thereafter inquiry, and for over 2 months, there is no arrest? I will only say that I wish this no arrest rule would apply across the country to actual real innocents, not to persons against whom such serious allegations are made. There is only one reason for it. The person belongs to the powers that be, and the person is seen as exercising influence beyond his parliamentary constituency, and therefore covering maybe 14 or 15 assembly constituencies. That is the true chal, charitra and chehra of the BJP. Sermonizing, giving you lectures and rhetoric, and in actual fact, anybody of any political spectrum opposed 1 millimeter to the BJP would have been behind bars after 3 minutes.